प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं हिंदी अनिवार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और लॉकडाउन और कोरोना के बाद इस टॉपिक का महत्व और बढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निबंध की। हिंदी अनिवार्य में अब तक जो 4 नंबर का आपके निबंध आता था, इस बार निबंध 8 नंबर का आने वाला है। तो आप देखिए 8 नंबर का कोई प्रश्न मिल जाए और निबंध जैसा मिल जाए, ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार का बोनस है हमारे लिए। और 8 में से यदि 7, 8 या 8 में से 8 भी नंबर कई बार जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उच्च क्वालिटी के विद्यार्थी हैं, 8 में से 8 भी उनको दिए जाते हैं। कई बार मैंने देखा और मैंने खुद ने स्वयं ने दिए हैं। तो प्रयास करते हैं अपन इस निबंध को अच्छे से अच्छा लिखने का। वैसे अपन निबंध छोटी कक्षाओं से लिखते आए हैं और जब छोटी कक्षाओं से अपन निबंध लिखते आए हैं तो अपन ने देखा होगा कि निबंध जो अपन छोटी कक्षाओं से ऊपर जाते हैं, चाहे विषय वही है पर उसकी लिखने का जो स्तर है वो धीरे धीरे स्तर बढ़ता है। तो चूंकि अपन 12th क्लास के हैं तो अपना एक स्तर बहुत ही जो मैच्योर स्तर जिसे कह सकते हैं अपन, पूर्ण रूप से परिपक्वता अपने निबंध के अंदर झलकनी चाहिए। आइए देखते हैं अपन इस निबंध को अच्छे तरीके से किस प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं निबंध। इसको अपन यदि बोले निबंध, बोलिए इसको एक बार, निबंध। निबंध को यदि अपन संधि विच्छेद करें तो इसको 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, निधन बंध। वैसे निबंध का शाब्दिक अर्थ यदि अपन करें और इसका भावार्थ यदि अपन लेवें तो निबंध का मतलब होता है किसी बंधन में बांधना, किसी बंधन में बांधना। यानी अपने जो विचार हैं किसी टॉपिक विशेष से संबंधित, उन विचारों को अपने शब्दों में बांधना, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने दिमाग के अंदर जो भी विचार है, थीम है, जो हम सोचते हैं उसके बारे में विशालता से अपन सोचेंगे। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना बढ़िया आपका निबंध होगा। निबंध की पहली शर्त है कि सोच, आपका विचार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे, जैसे एक छाता होता है, छतरी होती है ना, छतरी कब काम आती है? जब वो खुलेगी। छतरी कब काम आएगी? जब वो खुलेगी तब काम आएगी। पैराशूट कब काम आता है? जब वो खुलता है तब वो काम आता है। और पैराशूट बंद पड़ा है, टाइम पे नहीं खुला तो कोई मतलब नहीं, मृत्यु। छतरी टाइम पे नहीं खुली, छतरी का उपयोग नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का दिमाग जो है, एक क्रिएटिव छात्र का दिमाग है, कैसा होना चाहिए? छाते के समान होना चाहिए, पैराशूट की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार पैराशूट खुला होगा तभी काम करेगा। आपका दिमाग जितना खुला होगा, जितनी सोच आपकी खुली होगी, विस्तृत होगी, उतनी ज़्यादा आपका निबंध बढ़िया होगा, आपकी लेखनी बढ़िया हो जाएगी, आपकी अभिव्यक्ति बढ़िया हो जाएगी। आइए तो अपन निबंध के बारे में अपन देख रहे थे कि निबंध का मतलब होता है किसी चीज़ों को बांधना, शब्दों अभिव्यक्ति में बांधना। और मैं इसको दूसरे रूप में समझाऊँ आपको तो बंधन मुक्त निबंधन, निबंध, कोई बंधन नहीं। कविताओं के अंदर आपने देखा होगा कि बंधन था, कहीं पर मात्राओं का बंधन, कहीं पर वर्णों का बंधन, छंद और कुंडलिया के नियमों का बंधन, कहीं अलंकारों का बंधन, है ना। पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर भी ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, और उसके अंदर भी एक सिस्टम होता था कि इसके अंदर ये चीज़ें यहीं लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया? बंधन हो गया। पर जहाँ पर कोई बंधन नहीं, जो आपके मन में आए, जिस कवि की पंक्तियाँ आपके दिमाग में आ गई, जिस साहित्यकार की 4 पंक्तियाँ आपके दिमाग में आ गई, जिस साहित्यकार का कोई सुक्ति आपको याद आ गई और आप लिखना चाहें कि इस निबंध में मैं इसको लिखकर अपना बढ़िया कर सकती हूँ, कर दीजिए। आपकी खुद की मौलिक कोई 4 लाइनें आप लिखकर उसके अंदर डाल सकते हैं। कोई गीत की पंक्ति बीच में से चुरा कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जहाँ से आप चाहे शुरू करें, जहाँ चाहे खत्म करें। आप चाहे तो कोई बिंदु थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये बंधन मुक्त है, इसीलिए इसको निबंध कहते हैं। आइए अपन देखते हैं निबंध लिखते कैसे हम।
सामान्यतः अपन जो निबंध लिखते हैं, कई लड़के देखता हूं मैं जो 12th क्लास की कॉपियां आती है तो निबंध देखते हैं तो यहां से लिखना शुरू करते हैं और यहां तक खत्म कर देते हैं। निबंध आपका आता है लगभग 300 शब्दों का, लगभग 300 शब्दों का। अब कल्पना कीजिए एक लाइन के अंदर 10 शब्द आते हैं तो 300 लाइनों के अंदर कम से कम 300 शब्दों के लिए कम से कम 30 लाइनें चाहिए। और 30 लाइनों का मतलब होता है ज़्यादा ना तो कम से कम 1.5 से 2 पन्ने, कम से कम है ये 1.5 से 2 पन्ने। और यदि उन पन्नों के अंदर आपने कहीं पर सिर्फ बिंदु लिख दिए और पन्ने भर रहे हैं तो तीसरा पन्ना भी हो, यानी कम से कम 3 पन्नों का निबंध आपका होना चाहिए। निबंध की पहली शर्त है कि आपकी स्वच्छता, सुंदर जितने अक्षर लिखेंगे उतना ही आपका निबंध प्रभावी होगा। जितना आपकी बातें मौलिक होगी, आपके निबंध के अंदर तथ्य होंगे, आपके निबंध के अंदर आंकड़े होंगे, किसी कवि की लाइनें होगी, उतना ही ज़्यादा निबंध आपका प्रभावी होगा। निबंध को जांचते समय अक्सर जो टीचर्स होते हैं, जैसे एक 8 नंबर का निबंध आ गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा निबंध देखा कितने पन्ने भर दिए, 8 में से 4 नंबर दे दिए या 5 नंबर दे दिए। वो देखते हैं कि इस निबंध को सिस्टमेटिक ढंग से, एक नियमबद्ध से इसको लिखा कि नहीं लिखा। तो हर चीज़ का एक नियम होता है, उस नियमों में ढालकर अपन यदि इस निबंध को लिखेंगे तो आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। आइए अपन देखते हैं कि इसको कैसे नियमों में ढालते हैं। नियम, यदि निबंध को अपन 3 भागों में बांटे तो पहला भाग होता है इसका परिचय, दूसरा भाग होता है मध्यम भाग और तीसरा भाग होता है अंतिम अंत। 3 भाग होते हैं इसके निबंध को 3 भागों में अपन बांट लेते हैं। परिचय जो होता है इसको अपन प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना कह सकते हैं, परिचय कह सकते हैं, या रूपरेखा भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल सामान्य सी चीज होती है। निबंध पर कोई किसी चीज को अपन जब शुरू करेंगे तो शुरू करते ही तो गाड़ी स्टार्ट करते ही तो टॉप गियर नहीं लगाते हैं ना। अपन गाड़ी को थोड़ा सा साफ भी करेंगे, चाबी भी लगाएंगे, गाड़ी को गर्म करेंगे, फिर इसको गियर क्लच चेक करके फिर स्टार्ट करेंगे अपन। तो वो जो अपना गाड़ी को शुरू करने का तरीका है, यदि अपने गाड़ी शुरुआत में बढ़िया ढंग से उठा ली तो लोग भी देखेंगे कि हाँ ड्राइवर सही है। नहीं तो गाड़ी उठा, अरे इस गाड़ी उठा नहीं रहा, सही नहीं उठे इसने गाड़ी, ये ड्राइवर कमजोर है, मरवा देगा ये। वो की वो चीज यहाँ पर यदि ये आपकी रूपरेखा बढ़िया होगी, प्रस्तावना बढ़िया हो गई, एकदम अट्रैक्टिव हो गई, बहुत ही प्रेरक, रुचिपूर्ण यदि हो गई तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये प्रस्तावना होती है। इसको अपन ज्यादा से ज्यादा 3-4 पंक्तियों में लिखते हैं। कितनी पंक्तियों में भाई? 3-4 पंक्तियों में, ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं। यूं नहीं कि एक पन्ना अपन प्रस्तावना में लिख दें। इसके बारे में अपन थोड़ा और देखेंगे इसको। इसके बाद में आता है मध्य भाग। ये आता है मूल, इसको कहते हैं बॉडी। इसको क्या कहते हैं भाई? मूल भाग है ये। ये क्या भाई? मूल भाग है। ये जो मूल भाग है, इस मूल भाग के अंदर जो विषय होता है उस विषय से संबंधित अपन विस्तार से लिखते हैं। अपना पूरा ज्ञान जो है यहां पर अपन ज्ञान उड़ेलते हैं पूरा का पूरा। और इसके अंदर तमाम आंकड़े, इसको अपन अलग अलग बिंदुओं के अंदर ढालते हैं। इसको भी अपन विस्तार से देखेंगे। और अंत में एक आता है जिसको अपन 4 लाइनों में कहते हैं समेटना। कंक्लूजन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अपन कह सकते हैं उपसंहार। उपसंहार, समेटना भी कहते हैं इसको। समेटना का मतलब होता है कि ये जो निबंध अपन ने लिखा है इसको अब बंद करना है। तो बंद करते समय भी इतना बढ़िया होना चाहिए फिनिशिंग कि उसको पढ़ते ही, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है या तो शुरुआत में पढ़ता है या लास्ट में देखता है उसकी कंक्लूजन। तो अपनी पूरी ताकत, पूरा दिमाग यहाँ लगना चाहिए। और बीच में तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये फिनिशिंग लाइन है। क्रिकेट में आपने देखा होगा, लास्ट ओवर चल रहा है, क्या करेंगे? करो या मरो की रणनीति होती है। उसमें सबसे बेस्ट चीज वहां देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज अपन को यहाँ लिखनी है।
अब अपन इसको एक एक को देखते हैं। तो ये तो हो गई निबंध की एक मोटे रूप से निबंध की बॉडी की निबंध लिखते कैसे है। अब यदि आपने निबंध एक पाठ की तरह लिख दिया, इस प्रकार बिंदुओं में नहीं ढाला, 8 नंबर का निबंध है, 3 नंबर देखे एग्जामिनर आगे निकल जाएगा, किसी काम का निबंध नहीं, अपने आप को फेल समझे। क्यों? आपको निबंध लिखना ही नहीं आता। यदि आपने इस प्रकार नियमों में डाल दिया तो एग्जामिनर सीधा यहां देखेगा, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, इसके अंदर भी बढ़िया है, तो वहां पर अपनी कोई कमी भी होती है तो वो कमी एक्सक्यूज होती है, माफ होती है। ठीक है ना। अब ये 8 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर ये एग्जामिनर यहां देखेगा, 2 नंबर का यहां पर देखा उपनिसार में, और 4 नंबर की वो बॉडी देखेगा, तो दिमाग में उसके चलेगा प्रस्तावना बहुत बढ़िया से, 2 तो यहां आ गए, उपसहार बहुत बढ़िया, कविता की लाइन लिख दी, 2 नंबर यहां दे दिए, 4, और इसमें से भी काट के कितना काटेगा, तो भी 7 दे दो भी इसको, मजा आएगा कि नहीं आएगा। 8 में से 7 आ गए। आप ये देखिए कि सीधा प्रतिशत में आपके कितना फर्क पड़ता है। आपका जो पेपर होगा, कुल 500 नंबर के पेपर होते हैं ना 500 के, 500 में से यदि एक 8 नंबर किसी में बढ़ते हैं एक साथ, सीधा आपके लगभग 1.5 से 2% बढ़ जाते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते? पूरे ऑल ओवर में परसेंट बढ़ता है। तो इसलिए इस चीज को बड़ा ही ध्यान रखें। आइए अब अपन इसको और विस्तार से थोड़ा देखते हैं। वो दे बेटा। आइए अब अपन देखते हैं प्रस्तावना लिखने का तरीका। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो निबंध लिख रहे हैं, अपन को एक विषय दिया होगा और अपन को उसकी शुरुआत करनी है। तो प्रस्तावना के लिखते समय अपन ये सोचे कि लिखे क्या क्या है वहां पर, क्योंकि निबंध तो बहुत बड़ा, उसमें से क्या लिखना है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर एक तो इसकी परिभाषा किसी चीज की हो, जिसके बारे में कोई अपन सामान्य रूप से जानकारी देनी हो तो परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। किसी कवि की पंक्तियां, कवि की पंक्तियां, इससे भी शुरुआत की जा सकती है। किसी लेखक की सुक्ति, लेखक की सुक्ति, इससे भी शुरुआत की जा सकती है। कवि की पंक्तियां हैं, लेखक की सुक्तियां हैं और इससे संबंधित शुरुआती बातें आपको लिखते हुए अपने जो है ये परिचय, जिसे अपन प्रस्तावना कहते हैं, शुरुआत करनी चाहिए। जैसे इस बार आप देखिए 2021 में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो ये टॉपिक है निबंध से संबंधित आने वाला है, वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। तो आपका ये आएगा इस बार, देख लीजिए आप तो 101% कोरोना, कोविड-19, वैश्विक महामारी, कोरोना, कोरोना के राजनीतिक व आर्थिक सामाजिक प्रभाव, ये जो सारे चीजें हैं सबका उत्तर एक ही है, सबका उत्तर एक ही है। समझ में आ गई? यानी किसी भी रूप में कोरोना का आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पूछा कुछ और अपन क्या बताएंगे। कुछ भी पूछे अपन को वहीं से शुरू करना है, ठीक है ना। कुछ भी पूछे अपन को वहीं से शुरू करना है। तो अब इसकी जो एक प्रस्तावना अपन शुरू करते हैं, इसकी प्रस्तावना है अपन शुरू कर दें। तो सीधी सी कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है, परिभाषा हो गई इसकी। कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है जिसने पिछले 1 वर्ष से पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। कोरोना की शुरुआत वुहान शहर जो चीन में आया हुआ है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहां के जो पशु बाजार है, मांसाहार का जो बाजार है, उस बाजार से
इस वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है और उसके बाद में इस वायरस ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया, जिससे आज विश्व के लगभग 200 देश प्रभावित हैं। सामान्य सी चीज लिख दी अपन ने, कोई नई चीज नहीं, मतलब उसकी परिभाषा से अपन ने शुरू किया। ये क्या बन गई? इसकी प्रस्तावना बन गई। अब यहां पर अपन ने कोई आंकड़े नहीं दिए, मास्क का नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सामान्य प्रस्तावना दे दी। और यहां पर इसको और ज्यादा प्रभावी करें तो एक यहां पर इसके ऊपर एक कोटेशन लिख लीजिए। कौन सा कोटेशन? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और कोरोना से संबंधित और भी कई कोटेशन जो आप लोगों को बनाने हैं, और मौलिक कोटेशन यदि आपके हैं तो आप यहां पर कोटेशन बनाइए और कोटेशन डालिए, ठीक है ना? क्यों? जितना बढ़िया कोटेशन होगा एग्जामिनर की नजर वहां पड़नी चाहिए। और एक बार एग्जामिनर की नजर उस कोटेशन पर पड़ गई, उसको पढ़ लिया और आपने बढ़िया लिखा है, तो आप देखिए कि आपका रंग जम जाएगा। एग्जामिनर रुकेगा उस कॉपी के ऊपर और उसको अच्छे नंबर आएंगे। तो ये प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद में अब आप देखिए जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग है। अब इस मुख्य भाग जो बीच वाला है, इस बीच वाले भाग में इनको अपन अलग अलग बिंदुओं में बांटेंगे। किस में बांटना है बेटा? बिंदुओं में बांटना है। 1 2 3 4 5, जितने आप बिंदु बना सकें। ये बिंदु प्रत्येक विषय के अनुसार अलग अलग होंगे। जैसे होली का निबंध आ गया तो उसके बिंदु अलग बन गए, दीपावली का निबंध आ गया तो उसके ऊपर बिंदु और अलग बनेंगे। कब आती है, क्यों मनाई जाती है, इससे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, ठीक है ना? समाज में इसका क्या प्रभाव हो जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये क्या दीपावली में। इसी प्रकार होली में भी कर सकते हैं अपन, ठीक है? 15 अगस्त 26 जनवरी के ऊपर अब तक आता था, हो सकता अब भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। हमारा राष्ट्रीय त्योहार आ गया तो आपको बिंदु उसी पर बनाने हैं। पर अपन कोरोना के ऊपर चल रहे हैं, मेन तो मूल बात है। तो इसके क्या क्या बिंदु बनेंगे बताइए? सबसे पहले तो इसका ये शुरुआत आ गई इसकी। अब इसको देखते हैं ये कैसे फैलता है, कैसे फैलता है। नंबर 1 इसके लक्षण, लक्षण के बाद में बचाव, बचाव और बचाव उपाय आ गए। और क्या कर सकते हैं, पॉइंट बताइए? हानियां तो बताएंगे अभी आपको। राजनीतिक सामाजिक प्रभाव, इसके पहले आप एक चीज और लिख लो यहां पर, राजकीय प्रयास, राजकीय प्रयास, सरकारी क्या क्या प्रयास किए गए वो सारी चीजें अपन इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। अपन चाहे तो इनको 3 अलग अलग बिंदु भी बना सकते हैं कि अपन को लंबा बनाना बढ़िया, लिखना टाइम है अपने पास। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ठीक है? और इसके बाद में लास्ट के अंदर अपन ये लिख देते हैं उपसंहार। तो आप देखिए इस प्रकार जब आप लिखेंगे, ये तो हो गया मध्य भाग का, और ये अंतिम हो जाएगा लास्ट में उपसंहार। तो इस प्रकार यदि आप करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, तो आप देखिए कि आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस निबंध को लिख पाएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा विस्तृत मैं आपको समझा देता हूं, ठीक रहेगा? कैसे फैलता है अपन सभी जानते हैं, क्योंकि अपन ने लगभग 1.5 साल हो गया इसको भोगा है, समझा है, ठीक है नहीं? तो अपने दिमाग के अंदर सारी तस्वीरें क्लियर होनी चाहिए। नहीं होता तो आप इसको 1-2 बार निबंध पढ़ लें, आप चर्चा करें और बिंदुवार अपन इसको लिख लें। कैसे फैलता है? ये फैलने के लिए ये एक तो सांस के द्वारा, क्योंकि अपन लिखेंगे कि ये एक संक्रमित बीमारी है, ये संक्रमित बीमारी है, संक्रमण से फैलता है। संक्रमण का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, ठीक है नहीं? तो छींकने से, खांसी आने से, छूने से, हाथ मिलाने से, इस प्रकार ये
ये रोग फैलता है। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण क्या क्या करेंगे, इसको और विस्तार से करेंगे अपन। लक्षण में क्या क्या होगा, इससे बुखार आता है, खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, सूंघने में अपन को समस्या होती है, स्वाद चखने में अपन को मालूम ही नहीं पड़ता। इसकी मुख्य विशेषता बताऊं मैं आपको, स्वाद चखने में मालूम नहीं पड़ता कि ये तीखा है कि मीठा है, फीका फीका लगता है। तो स्वाद की वो कोशिकाएं होती है वो मरने लग जाती है। ये कुछ लक्षण। इसके अतिरिक्त जो हाई रिस्क है, जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनको निमोनिया हो जाता है, डबल निमोनिया हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, बीपी शुगर के जो पेशेंट हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, उनकी ज्यादा बीमारियां फैल जाती है। और सबसे बड़ी चीज, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती, कम होती है और धीरे धीरे खत्म होती है। और व्यक्ति यदि ध्यान नहीं रखे, लापरवाह रहेगा तो मृत्यु भी हो जाती है। और लक्षण इसका कि इस वायरस का मुख्य लक्षण यह है कि बिना किसी लक्षण के, बिना किसी को पता लगे, किसी के शरीर में ये 14 दिन रह सकता है। कितने दिन रह सकता है? 14 दिन। तो कितनी बातें हो गई, ये सब इसके लक्षण के अंदर आ गई। ठीक है ना। तो लक्षण की जगह आप सारे लक्षण लिखेंगे आप। इसके बाद में बचाव और उपाय। इसके बचाव के लिए कि कोविड की शुरुआत में पूरे विश्व में किसी प्रकार की कोई दवा नहीं थी। तो जब कोई दवा नहीं थी तो बचावी उपाय था। और इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय था कि हम दूरियां रखें। क्या रखें? दूरियां रखें, जिसे कहा गया सोशल डिस्टेंस। जिसे कहा गया सोशल डिस्टेंस। हम मास्क लगा के रखें, ताली नहीं मिलाएं, ताली की जगह हम नमस्कार के रूप में अभिवादन करें, घर से बाहर नहीं निकलें, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग नहीं करें, सार्वजनिक रूप से तीज त्योहार, होली, दीपावली नहीं मनाएं, एक दूसरे से गले नहीं मिलें। तो इस प्रकार ये इनके क्या हो गए भाई? बचाव के उपाय हो गए। और इसके अलावा बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, बाहर से आए तो कपड़ों को धूप के अंदर रख देना और कपड़ों को गर्म पानी में धोना, ये सारी चीजें कोरोना को रोकती है, बचाव करती है। और यदि किसी को कोरोना हो गया, 14 दिन तक उसको बिल्कुल एकांत में रखना, अलग रखना, उसके खाने पीने के बर्तन, उसके पहनने के कपड़े, उसको बिल्कुल अलग। ठीक है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे अपन, की गई, जिससे अपन कोरोना के लिए अपन मान सकते हैं ये बचाव के उपाय हैं। राजकीय प्रयास, सरकार ने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। और सबसे जो पहला केस है, वो दिसंबर 19 में, दिसंबर 19, वुहान शहर, कौन सा शहर? वुहान, चीन में, यहां पर जानकारी मिली थी। और 7/1/2020 चीन ने WHO को जानकारी दी। चीन ने किसको जानकारी दी? मतलब नवंबर 19 में तो ये सबसे पहला केस आया वुहान, चीन से। और 7 जनवरी 20 को चीन ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सभी देशों का संगठन है, उसको जाके कहा कि भाई इस प्रकार का एक वायरस आ गया है, पूरे विश्व में फैल रहा है और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये 7/1/20 को। और उसके बाद में 11/3/20 WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। यानी WHO ने इसे वैश्विक, पूरे विश्व की महामारी घोषित कर दिया। वैश्विक महामारी का मतलब होता है कि जब ऐसी महामारी जो सभी देशों में एक साथ फैलती है और पूरा मानव जीवन खतरे में आ जाता है, तो एक इस प्रकार की घोषणा होती है कि जो जहां है अपने बचाव का उपाय करें, समन्वित प्रयास करें। तो वो WHO ने घोषणा की थी। कब की थी? 11/3 को। और इसके बाद में पूरे विश्व के अंदर, इसके बाद में पूरे राष्ट्र के अंदर बिल्कुल सख्ती हुई
और पूरे देश के अंदर, सभी विश्व के अंदर जागृति आई, सभी एक दूसरों को आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगे। और इस प्रकार चलते चलते अपने भारत के अंदर लॉकडाउन लगा। सबसे पहले कब लगा भाई? कितनी मार्च को? 21 मार्च है, 22 है? 21 को सर, वो कर्फ्यू था सर, और सर 22 को लॉकडाउन था। ठीक है, तो 21 या 22 जो भी आप देख लें, 21 या 22 मार्च 2020 को पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लगा। पहली बार पूरा देश, और पूरे देश के अंदर धारा 144, और लॉकडाउन का मतलब सभी अपने अपने घरों में, किसी भी सूरत में बाहर नहीं आना, बाहर नहीं मिलना, सारी रेलें, ट्रेनें, हवाई जहाजें, सारे सरकारी ऑफिस टोटल बंद। अकल्पनीय दुनिया में हम जिए। ये जब अपन लिखेंगे, आंकड़े लिखेंगे, ये जहां जहां भी होंगे राज के प्रयास में आ गए। ठीक है भाई। अब इसके बाद में राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के अंदर तो इसको हमेशा अपन को सकारात्मक बात लिखनी है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं लिखनी है। विश्व की सभी देशों की, सभी पूरे विश्व की बात करें मन, विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी सरकारों ने अपना अपना सर्वोत्तम प्रयास किया इस महामारी से लड़ने के लिए। और हमारे यहाँ भी इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हुए इस बीमारी से लड़ने को आह्वान किया गया। देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना योद्धा के रूप में जागृत होने का आह्वान किया गया। और इसके अंदर पुलिस, अस्पताल, डॉक्टर, तमाम सरकारी अधिकारी, अध्यापक, नर्सेज, ये सभी मिलकर कोरोना योद्धा के रूप में आगे बढ़े और दिन रात 24 घंटे इस बीमारी से लड़ने लगे। पूरा देश का राजनीतिक माहौल एक हो गया। हमने सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक भेदभाव भुलाकर देश की एकता के लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लग गए। तो हमको अच्छी बातें लिखनी है। आर्थिक प्रभाव ये रहा। आर्थिक प्रभाव पूरे देश के अंदर जब लॉकडाउन लग गया, मालूम नहीं देश कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। हर घर में अंदर लोगों के खाने पीने की थोड़ी समस्याएं आने लगी। पूरा देश की अर्थव्यवस्था एक बार चरमरा गई, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए, रेलें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। तो देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हुई। पर हमारे देश के लोगों ने सरकार का साथ दिया। हमारे देश के लोगों ने सरकार का साथ दिया, क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में, परेशानियों की घड़ी में ही असली हमारी नागरिकता की परीक्षा होती है। सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि हम एक दूसरे को जानने लगे, कौन अपना है और कौन पराया है। विपत्ति की घड़ी में ही मालूम पड़ता है कि वो किस समय हमारा पड़ोसी कैसा होता, हमारे रिश्तेदार कैसा होता है। सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव ये पड़ा कि लोगों को ये लगने लगा कि स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी कोई किसी का नहीं है। जिसको कोरोना हो गया, घर वाले देखते रहे और वो जा भाई अपनी जान बचाने के लिए उसको भगा दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिले इस कोविड में कि भाई की मृत्यु हो गई, कोरोना हो गया, अस्पताल में, अस्पताल से फोन आता है कि आइए आपने भाई की लाश देख लीजिए या ले जाइए, इसका अंतिम संस्कार करना। कहने साहब आप तो वही कर दो, आप कर दो और मुझे हमें तो फोटो भेज देना। तो इस प्रकार मानवता को मरते हुए भी हमने देखा है और मानवता की सेवा करते हुए भी इस कोरोना ने हमको बताया है। असली मानवता की परीक्षा इस कोरोना काल में हुई है। अब भी हम इससे जूझ रहे हैं। एक बिंदु अपन और बना सकते हैं, कोविड टीका, टीका दवा। तो हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, या आप इसमें लिखिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत ने 2021 जनवरी में एक नहीं बल्कि 3 प्रकार के टीकों का आविष्कार कर लिया और अब हमारे देश में टीकाकरण हो रहा है। सबसे पहले जो कोरोना योद्धा थे उनको टीका लगाया गया। उसके बाद में देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उनको लगाया गया। और अब 45 साल से ऊपर सभी नागरिक, सभी धर्म विशेष के नहीं, सभी लोगों को, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, सभी को भारत सरकार की ओर से फ्री में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए हम सरकार के भी ऋणी हैं और हम तो ईश्वर से, अब आप देखिए लास्ट में ये तो आगे भाई उपसंहार,
कोरोना जैसी महामारी विश्व में बार बार नहीं आए, कभी नहीं आए। भगवान ऐसे दिन नहीं दिखाए, ऐसे दिन नहीं दिखाए। फिर भी इस कोरोना के माध्यम से, कोरोना काल में हमने हमारे देश को एक होते देखा है, देश को नेक होते देखा है और देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ते हुए देखा है। ईश्वर से यही तमन्ना है, यही दुआ है कि इस प्रकार की बीमारी कभी भी विश्व में नहीं आए। हम सभी बच्चों ने कोरोना काल में बहुत योगदान दिया, भविष्य में भी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और कोरोना का बहुत बड़ा स्लोगन बढ़िया, यहाँ पर एक दो आप स्लोगन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका निबंध कितना बढ़िया हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। हो जाएगा, कर लेंगे। तो इस प्रकार आप कोरोना का निबंध लिखें। जल्दी ही मैं एक कोविड से संबंधित, कोरोना से संबंधित एक निबंध बिल्कुल निबंध लिखकर बिल्कुल यूट्यूब पर डालेंगे आप लोगों के लिए। उसका PDF भी आप तक भेजा जाएगा, आप जरूर उसको देखें। और इसके अतिरिक्त कुछ निबंध मैं आपको और बताऊं। एक तो कोविड तो आएगा ही आएगा, इसके अतिरिक्त नारी के बारे में आप देखिए। नारी के बारे में 2-3 तरह से निबंध आ सकता है। एक तो नारी अत्याचार के बारे में आ सकता है, एक नारी शिक्षा के बारे में आ सकता है। आदर्श नारी, जिसको नारी शिक्षा से लेते हुए, जिसको अपन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कह सकते हैं, ये 2-3 तरीके से आ सकता है। तो इसकी भूमिका वगैरह वही रहेगी, पर बीच में बॉडी के अंदर कुछ बिंदु चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सजग चीज है ये, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कई बार आ जाता है। तो ये भी एक विषय ऐसा है, बहुत बड़ा विषय है, जिसको अपन बहुत ही विस्तार से लिख सकते हैं, बहुत ही मजेदार लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण में। क्योंकि पर्यावरण के अंदर बहुत ही अथाह भंडार है। पर्यावरण प्रदूषण के अंदर जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि और इसके अलावा ये परमाणु परीक्षण संबंधी तो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उन प्रदूषण के कारण क्या हैं और कारण, उसके बाद में परिणाम क्या है, रोकने के उपाय क्या हैं, पहले क्या स्थिति थी। तो इस प्रकार यदि अपन लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से लिखा जा सकता है। और आपके पास बहुत अनुभव है, क्योंकि अपन ने पर्यावरण में और विज्ञान में खूब पढ़ चुके हैं अपन। इसके अतिरिक्त एक विषय और कंप्यूटर क्रांति के बारे में भी, और कंप्यूटर क्रांति के साथ साथ ही मोबाइल का उपयोग या मोबाइल के दुष्परिणाम और सकारात्मक परिणाम, इसके बारे में भी अपन को। तो ये 3 या 4 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे बढ़िया, तो आप में 8 में से 7-8 नंबर आ जाएंगे, तो आप बहुत बढ़िया अपन कर सकेंगे। जरूर आप देखिए और इसके ऊपर विचार कीजिए, और जो बिंदु बताए मैंने आप जरूर इसको करेंगे। और इसी प्रकार यदि आप निबंध लिखेंगे, निबंध को आपको इसी प्रकार लिखना है। सबसे बड़ी चीज, आपके मौलिक हर निबंध में आप 1-2 कोटेशन तो आप तैयार कर ही लें पहले, कि भाई कोई भी आएगा तो ये कोटेशन मैं वहाँ लिखूंगा, कंप्यूटर के बारे में आएगा तो ये मैं लिखूंगा, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आएगा तो ये मैं लिखूंगा। ये चीज़ अपन पहले से तय कर लें। कोई भी कवि की पंक्तियाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक की या कोई गीत की लाइनें आप कहीं पर भी लिख लीजिए। और सुंदरता सबसे बड़ा महत्व है इसका। राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, काटछाट नहीं होनी चाहिए, और रंगीन पेन का प्रयोग यदि बिंदु जब लिखे अपन, तो यदि रंगीन पेन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इसके अंदर अंडरलाइन करें। इस प्रकार के अंडरलाइन करके फिर आप लिखें। वाक्य बढ़िया लिखें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, सीधे और सरल वाक्य बनाएं। खड़ी पाई, कोमा, पूर्ण विराम या विराम चिन्हों संबंधित तमाम चीजें हैं वो आप पूरा इनका ध्यान रखें। सिरा रेखा बिल्कुल आपको लगानी है, और सुंदर, सरल, सुपाठ्य और मौलिक, ये सारी चीजें जब निबंध में होगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्कर सर हिंदी वाले, और आगामी दिनों में इस कक्षा 12 से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो जो अंतिम तौर पर आपकी मदद करेंगे, सभी विषयों के ऊपर एक बार पुनः बनेंगे। आप जरूर इनको देखें। और इसके साथ ही कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं जो आपके कक्षा 12 से संबंधित है, आपके विषय से संबंधित है। आप उन वीडियो को जरूर देखें। जो नए छात्र हैं, नए साथी हैं, वो जरूर पुराने वीडियो देखें। आपको निश्चित रूप से एक बार वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको किसी भी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं ये भी आप समय समय पर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपको कोई कमी लगती है, यदि आप कोई विशेष चाहते हैं इसके अंदर, तो आप जरूर बताएं, ताकि
आपकी इन बातों को मैं समेटता रहूं। यदि आपको लगता है कि आप भी वीडियो में आना चाहें तो आप इन वीडियो के बारे में जो भी राय रखते हैं वो अपनी राय 1 मिनट, आधा मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो आप स्वयं का बनाकर पढ़ाई के बारे में, और मेरे नंबर तक, मेरे व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर चल रहे हैं साथ में, उन नंबरों तक आप जरूर भेजें। तो जब भी इसको वीडियो को एडिट किया जाएगा लक्ष्यकार सर के साथ, तो मैं आपको इस वीडियो के साथ एडिट करके प्रयास करूंगा कि आपकी बात अन्य लोगों तक पहुंचाई जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।